मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंडअप। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के पुत्र दीपक जोशी ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करके बीजेपी में हड़कंप मचा दिया है। एक तरफ कयास लगाए जा रहे हैं कि दीपक जोशी ने तो सिर्फ शुरुआत की है। बहुत सारे बीजेपी के ऐसा नेता हैं जो कर्नाटक चुनाव के नतीजों का इंतजार कर रहे हैं और यदि भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में हारती है तो बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में जाने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की कतार लग जाएगी। दूसरी तरफ दीपक जोशी एक के बाद एक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर कड़े प्रहार कर रहे हैं। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं खुद दीपक जोशी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल तो यही कि ऐसी क्या परिस्थितियां निर्मित हो गई कि न केवल आपको भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में जाना पड़ा, लेकिन जब आप कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने के लिए कांग्रेस दफ्तर गए तो आप अपने पिताजी की फोटो भी साथ ले जानी पड़ी आपको। मैं राजनीतिक परिवार से जरूर हूं, लेकिन परिवार के साथ साथ शायद बहुत कम लोगों को दुनिया में वो विरासत मिली होगी जो मुझे मिली। जोशी जी को ईमानदारी का पर्याय माना जाता है और लोग ये कहते हैं कि बहुत से संत तो राजनीति में आए, लेकिन राजनीति में होकर संत की पदवी पाना शायद मेरे पिताजी के साथ ही जुड़ा है। कोई भी व्यक्ति उनके नाम को आते ही सबसे ज्यादा सम्मान देते हैं, इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि जो विरासत मुझे मिली, ये गौरवशाली विरासत बहुत कम लोगों को मिली जी। मेरे पिताजी के देहांत के बाद यहाँ पर जो उनका स्मारक बना था हाटुपिया गांव में, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान और तमाम भाजपा का पूरा संगठन मौजूद था। सम्मानीय सिंधिया जी तब मंत्री नहीं बने थे। ये सब लोग वहाँ पर 24 नवंबर 2020 को उस कार्यक्रम में आए थे। वो स्मारक का निर्माण शुरू होना था, शुरू भी हुआ, कुछ काम होता गया, लेकिन आज तक वो निर्माण पूरा नहीं हो पाया जी। उस निर्माण के साथ साथ चूंकि मैं उनका पुत्र हूं, मैं ये कह सकता हूं या आप पूछ सकते हैं किसी भी भाजपा के नेता से कि मैं क्या उनके पास पद के लिए गया। मैं मुश्किल से 15 से 20 बार भी बीजेपी कार्यालय नहीं गया पूरे इस 4 साल के दौरान, लेकिन लगातार बीजेपी की तरफ से कुछ लोग ये प्रचार करते रहे कि मैं विधानसभा का टिकट मांग रहा हूँ, जबकि विधानसभा का टिकट मैंने मांगा नहीं। एक बार हमारे साथ बागली और हाटपिपलिया विधानसभा के कम से कम 100-200 गाड़ियों में कार्यकर्ता यहाँ भोपाल आए थे। दूसरे दिन न्यूज ये बनी कि दीपक जोशी टिकट मांगने आया। मैं मुख्यमंत्री जी के कहने पे आया था, क्योंकि उनकी एक सभा फ्लॉप हो गई, तो उन्होंने मुझसे कहा था क्यों नहीं आ रहे लोग। तो मैंने कहा आपने जो प्रत्याशी बनाया वो नए लोगों को, पुराने लोगों को साथ नहीं ले रहा। तो उन्होंने कहा सबको बुलाओ पुराने लोगों को। सीएम साहब ने स्वयं ने उस संबोधन किया था, उसका रिकॉर्ड आप निकाल के देख लो, जिसमें सीएम ने क्या क्या बातें कही थी। वो बातों के साथ साथ मेरे पिताजी बागली के जिला बनाने वाली जो समिति थी जी, स्वयं उस उम्र में जब वो बहुत कम जगह आते थे, बागली के लोगों को लेकर सीएम हाउस गए थे कि बागली को जिला बनाया जाएगा। उसी सभा के दौरान बागली के युवा साथियों ने वहां नारेबाजी की थी। नारेबाजी के उपरांत स्वयं शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि प्राण जाए पर वचन न जाए, सबसे पहले जिला बनेगा तो बागली बनेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बागली नहीं बना। हम जिले की बात मान लेते कि चलिए प्रशासनिक बात है। दूसरा, हमने कहा कि जोशी जी भोपाल से सांसद रहे, एक नहीं 2 बार, कम से कम 25 साल से वोटर है यहाँ पे। हम लोग सब बचपन से आके यहीं पढ़े लिखे, सब कुछ हमारा यहीं हुआ। दूसरा, राज्यसभा सांसद भी यहीं से रहे, प्रदेश का अध्यक्ष के रूप में काम किया उन्होंने। तो हमने कहा भोपाल में भी कोई ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ जोशी जी को लोग नाम से याद करें कि जोशी जी ऐसे एक नेता रहे हैं इस पार्टी के। उन्होंने कहा कर देंगे। देवास में जोशी जी का जिला है, देवास में हम चाहते थे। हाटपिपलिया हमारा नगर है जहाँ पे जोशी जी भी पैदा हुए, हमारा पूरा परिवार वहाँ रहता है, आज भी हमारा परिवार वहीं रहता है। उस जगह भी हमने कहा कि ITI खुला है, वहाँ पर उसका नामकरण जोशी जी के नाम कर देना है। बागली में 2-3 जगहों का नामकरण तो हुआ। दिक्कत क्या थी मुख्यमंत्री को? माननीय मुख्यमंत्री जी को मुझे लगता है कि उन्होंने जो कहते हैं ना कि भानुमति का कुनबा जोड़ा, तो कहीं भानुमति के कुनबे टाइप इन्होंने ईंट जोड़ के ये शायद सत्ता प्राप्त की थी, और उन्होंने बहुत डरते थे वो। और मुझे लगता है कि ऐसा भय उनके अंदर समा गया था कि ये विधायक कोई टूट गया मेरा या हिल गया तो मेरी सत्ता निकल जाएगी।
अच्छा सर, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब आपने ज्वाइन किया था, मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में था, तो आपने बड़ा शिवराज सिंह चौहान के बारे में ये तक कहा कि मैं जानता हूं कि वो कौन सी गिल्ली, उनकी कौन सी गेंद पे कौन सी उनकी गिल्ली गिर सकती है। तो मेरा मतलब कौन सी ऐसी गेंद है आपके पास जिससे आप उनकी गिल्ली उड़ाने के लिए? देखिए, शिवराज जी और हमने साथ राजनीति में काम किया, छात्र राजनीति में। वो मुझसे 3 साल सीनियर थे जी, और मैं उसमें भी कहा था और आज भी कह रहा हूं कि शिवराज जी उसमें 0 थे, हम लोग हीरो थे जी, क्योंकि मैं छात्र संघ का अध्यक्ष था, वो छात्र थे। जी। आप ईमानदारी से अगर शिवराज जी बताएंगे कि मैं क्या था उस समय, तो वो यही बताएंगे कि मैं छात्र था और ये हमारा अध्यक्ष था। लेकिन सर, आपने तो उनकी जो घोषित संपत्ति है उसके ऊपर भी सवाल उठाए हैं। नहीं, देखिए, मेरा ये कहना कि मेरे पिताजी इतने लंबे समय तक रहे, 8 बार विधायक रहे, 3 बार सांसद रहे, पार्टी के अध्यक्ष रह रही है, लीडर ऑफ अपोजिशन रह रही है, सीएम रह रही है, मंत्री रह रही है। सब रहने के बाद एक 3 कमरों का महज मकान हमको देवास में उन्होंने विरासत के रूप में सौंपा है। 3 कमरों का, जो उनके पिताजी ने उनको जमीन दी थी 20 बीघा की, उसमें 10 बीघा हम 2 भाइयों के बीच बांट दी। इसके अलावा वो हमको कुछ नहीं लेके गए जी। अगर जोड़ते तो कुछ न कुछ तो निकलता जी। तो चंद सिक्के, कुछ नोट, कुछ और सामग्री उनके उसमें से मिली हमें। लेकिन शिवराज जी के बारे में मैं दावे से नहीं कह सकता। भोपाल के आप किसी भी उस समकालीन व्यक्ति से पूछ लें, उनके खाने की व्यवस्था से लेके कपड़े तक की व्यवस्था हम लोग करते थे। मतलब वो गरीब पृष्ठभूमि से आते थे। वो शिवराज जी, मैं नहीं कह सकता, लेकिन वो शिवराज जी आज की तारीख में अपनी घोषित संपत्ति 9.5 करोड़ रुपए बता रहे हैं जी। तो क्या उन्होंने कोई इंडस्ट्री डाली, या कोई उनको खदान मिल गई, या कहीं से उनका गुमा हुआ खजाना मिला? उन्होंने कभी स्पष्ट नहीं किया। तो मुझे लगता है कि इस घालमेल में, जब वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का तेजी से विश्वास घट रहा है और खास करके करप्शन को लेकर कोई भी योजना फलीभूत नहीं हो रही, और इस करप्शन का जीता जाता उदाहरण जब मेरे पिताजी के क्षेत्र तक पहुंचा, बागली विधानसभा में 17.5 करोड़ का नगरीय निकाय में घोटाला हुआ। कागजों पे प्रथम दृष्टया कोई बच्चा भी देख के कह देगा तो हाँ, इसमें गड़बड़ी हुई। उसके लिए मैंने 1.5 साल से आवाज उठा रहा हूं, तब उस जांच को कभी इन जिम्मेदारों ने पूरा नहीं किया। और कहा तो ये कहा गया है कि इस मलाई को चाटने में जिम्मेदार लोग भी वो थे, इन्वॉल्व हैं, उनका भी कहीं ना कहीं संलग्नता थी। अच्छा सर, आपने ये भी कहा, एक बड़ा सीरियस आरोप लगाया है कि जब आपकी वाइफ की कोरोना काल में डेथ हुई, उससे पहले वो उनको एम्बुलेंस की आवश्यकता थी, उनको वो एम्बुलेंस नहीं मिली, और वो इसलिए नहीं मिली क्योंकि रूलिंग पार्टी जो आप ही की पार्टी थी वो नहीं चाहती थी कि उनको एम्बुलेंस मिले। मेरी पत्नी को जब कोरोना था, मैं जानता हूँ वाकई में हालत खराब थी। कलेक्टर देवास जो थे या प्रशासन के जो लोग थे मुझसे बात नहीं करते थे। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं ऐसा मैसेज देते थे कि वो मुझसे बहुत ज्यादा नाराज है। जब पत्नी की डॉक्टर ने कहा देवास के कि इनको तत्काल इंदौर के किसी अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाए, क्योंकि हमारे पास गाड़ी उस वक्त उपलब्ध नहीं थी, तो हमने एम्बुलेंस के लिए सीएमएचओ देवास को लगाया फोन, लेकिन उन्होंने फोन पिक नहीं किया। हमने कहा कलेक्टर साहब से करवा लें, उन्होंने फोन पिक नहीं किया, क्योंकि जानते थे कि इनका फोन उठाना नहीं है। उस कारण से 6 घंटे वो लेट हो गई थी, और एक बड़ा कारण उनकी मृत्यु का वो बना था। तो लगातार इस प्रकार की बातें होने के साथ साथ अभी 1 साल से देवास जिले में एक नई वो चालू हो गई कि जो जोशी जी का नाम लेगा या मेरा नाम लेगा, उनको क्रश किया जाए, तोड़ा जाए। आपकी बातों से लग रहा है कि ये जो है पूरी बात अब आपकी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की पर्सनल झगड़े में कन्वर्ट हो। नहीं, देखिए, पर्सनल झगड़ा मैं इसलिए मानता हूँ शिवराज जी का, शिवराज जी से कॉलेज में मेरी टसल थी, मैं स्वीकार करता हूँ, लोग भी जानते हैं उस वक्त की मेरी टसल थी। बाद में भी मंत्रिमंडल में भी रहा, तो मैंने शिवराज जी के साथ ना तो मेरा, आपने देखा होगा, न मैं बल्लभ भवन में, ना उनके घर पे, ना कार्यालय पे चक्कर लगाने वाला रहा। मैं अपने काम से काम रखता था। लेकिन बड़ी टसल का कारण मुझे लगता है कि एक बार विक्रम वर्मा और शिवराज सिंह चौहान जी का चुनाव हुआ था। उस चुनाव के दौरान पिताजी ठाकरे जी के निर्देश पर माननीय विक्रम वर्मा जी के साथ थे, और विक्रम वर्मा वो चुनाव जीते थे, शिवराज सिंह चौहान वो चुनाव हारे थे। इस नाते से हो सकता है कि जोशी जी उनके लिए श्रद्धेय नहीं रहे। तो वही वजह है कि आपके प्रति भी उनका इस तरह की भावनाएं हैं। और मुझे लगता है कि पुत्र होने के नाते कम से कम उस पार्टी के कार्यकर्ताओं को, जिसमें बहुत से कार्यकर्ता महज जोशी जी के नाम से जुड़े, जोशी जी को देखा नहीं है। जोशी जी और मैं ये कहता हूं कि हमारे परिवार ने तो कुछ न कुछ लाभ लिया। जोशी जी विधायक बने, मुख्यमंत्री बने, मैं खुद 3 बार विधायक बना, मंत्री बना,
लेकिन बहुत से लोग इसलिए जुड़े कि जोशी जी ईमानदार हैं, उस ईमानदारी के कारण हम इस पार्टी में रहे। अच्छा सर, आपकी ईमानदारी तो सबको मालूम है और आपके पिताजी की भी, उनको संत कहा जाता है। और जब आप कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन कर रहे थे तो उस समय कमलनाथ जी भी कह रहे थे कि आप अपना संदेश जो है पूरे प्रदेश भर में लेके जाएं, और आपने, अगर आपको याद हो तो उस समय कहा कि भाई मैं पदयात्रा करने के लिए तैयार हूं। तो क्या कोई ऐसा खाका बन रहा है, कोई रूपरेखा तैयार हो रही है कि आप पदयात्रा करेंगे प्रदेश भर? नहीं, देखिए, अब राजनीति में विचारधारा की बात तो गौण हो गई। जिस प्रकार से लोगों का आना जाना चल रहा है वो वाकई में एक सोचने का कारण बनेगा कि आज हम विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में, आज हम विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक दल में हैं, लेकिन विरासत के रूप में हम क्या छोड़ने जा रहे हैं इस लोकतंत्र में, ये हमें सोचना पड़ेगा। वर्तमान समय में मैंने तो सरकार के बारे में कहा था, मध्य प्रदेश सरकार के बारे में टिप्पणी की थी कि मोदी जी का वो संदेश जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन इन लोगों ने उल्टा सुन लिया लगता कि खाओ और खाने दो। नीचे तक भ्रष्टाचार का रेला जो चल रहा है, अब वो एक कहीं ना कहीं एक ऐसी बेतरनी, करोड़ पुराण में हम बेतरनी का जिक्र करते हैं, आता है कि बेतरनी पार करना पड़ती है, एक भ्रष्टाचार की बेतरनी बना दी। सर, तो ये कैसे रुकेगी? क्या आप बुधनी से चुनाव लड़ेंगे? आप तो कह रहे थे कि आप बुधनी से चुनाव लड़ने के लिए तैयार। मैं कांग्रेस में किसी मकसद से नहीं गया, किसी सीट से नहीं गया, सिर्फ मेरे पिता के सम्मान का जो इन्होंने ख्याल नहीं रखा जी, और पिताजी के सम्मान के साथ चलने वाले उन लोगों तक मुझे मैसेज देना था। मैं जानता कि मैं अगर घर बैठ जाता तो मैसेज पूरा नहीं करता, मैं अगर विरोध में चिल्लाता तो नकार खाने में तूती की आवाज कोई नहीं सुनता। इस नाते से मैंने सोचा कि उनकी इस आवाज को मैं वहां से पहुंचाने का प्रयत्न करूं। कांग्रेस में बहुत से लोग कहने लगे, बहुत से सामान्य लोग कहने लगे कि आप टिकट के लिए गए, टिकट के लिए गए। तो मैंने कहा कि कांग्रेस का वो कार्यकर्ता जो 4 साल से क्षेत्र में काम कर रहा, फील्ड में काम कर रहा, उसका टिकट मैं क्यों काटूं? क्योंकि मेरे पिताजी ने ही ये मुझे सिखाया है। आपको याद होगा 98 में उमा भारती जी यहाँ पे टिकट मिल गया था, जोशी जी का टिकट कटा था, बहुत पेपरबाजी हुई थी। तब जोशी जी को ऑफर दिया गया था कि आप खंडवा से चुनाव लड़े। मेरे तो मार्गदर्शक गुरु भी रहे स्वर्गीय नंद कुमार सिंह जी चौहान। तब पिताजी ने यह कहा था कि मैं नंदू के करियर को चौपट करूं, मुझे चुनाव नहीं लड़ना, मैं घर बैठ जाऊंगा। अच्छा सर, क्या भविष्य देखते हैं अपना आप कांग्रेस पार्टी में? मतलब क्यों बीजेपी तो छोड़ दी है? देखिए, कांग्रेस गांधी नेहरू की पार्टी है। आज भी इसमें ऐसे नेता हैं जो अपना एक कुछ आइडिया लेके चलते हैं। कमलनाथ जी का आइडिया में इसलिए पसंद आया कि पिताजी की जो जमीन थी, जब पिताजी के पार्थिव शरीर हमारे भोपाल वाले घर पर रखा था, वो आए थे पुष्पांजलि के लिए और मुझसे बोला था कि अंतिम संस्कार कहाँ होगा। तो मैंने कहा साहब हमारे गांव में होगा। तो बोले गांव में कहाँ? मैंने कहा शमशान में। बोले जहाँ आम लोगों का था? मैंने कहा जी। बोले नहीं, जोशी जी एक ब्रांड है, उनकी इसकी ब्रांडिंग होना चाहिए, कहीं ना कहीं उनकी पहचान बनना चाहिए कि ईमानदारी का संदेश लोगों में जाना चाहिए। तो मैंने कहा हमारे पास तो कोई ऐसी जगह नहीं है। आपके पास नहीं है तो बोले कोई सरकारी जगह मिल सकती है क्या आपके यहाँ? 4 घंटे के अंदर जगह मिली कि हमने बताई कि ये जगह है। 3 मिनट के अंदर उन्होंने जमीन को आवंटन कर दिया। आज कहीं ना कहीं उनके अंदर विजन है। दिग्विजय सिंह जी 91 में मैं ऐसे ही व्यथित हुआ था, इसी का चुनाव लड़ रहा था, मुझे भारतीय जनता पार्टी सरकार का सहयोग नहीं मिला था, तो गुस्से में मैंने तय किया था कांग्रेस ज्वाइन करूंगा। उस समय दिग्विजय सिंह जी ने कहा था नहीं, आपको कांग्रेस नहीं ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि अभी आपके पिताजी के उस पे काम पे असर पड़ेगा। इसलिए मैं चाहता हूं दीपक तुम वहीं रहो, जिस दिन तुमको लगे कि कांग्रेस में मेरी आवश्यकता है तो तुमको आ जाना चाहिए। तो अब सर आवश्यकता आ गई है, और ये भी कहा जा रहा है कि ये तो आपने सिर्फ शुरुआत की है, बहुत सारे नेता कतार में हैं, जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा था। तो और कोई इस तरह की बात चल रही है? क्योंकि कमलनाथ जी भी कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है। मैं इसलिए कह सकता हूं कि मेरा फैसला सही है कि गलत, इससे मेरा भविष्य तय नहीं होगा। अच्छाई और बुराई में कितने लोग अच्छाई के साथ हैं, कितने लोग बुराई के साथ हैं। सारे बीजेपी के अच्छे लोग, बहुत से लोगों ने तो जिनको मनाने के लिए बोला था, उन्होंने कहा था हम क्या करें, बड़े व्यथित मन से हम काम कर रहे हैं। और बहुत से लोगों ने ये कहा था हमारी भूमिका भीष्म और द्रोण की रह गई। इसलिए आप इस लड़ाई में जाओ, हमारी पूरी पूरी शुभकामनाएं। और शिवराज जी अगर चाहें तो मेरे 2 नंबर की ट्रैकिंग निकाल ले, किन किन नेताओं ने मुझे फोन लगाया। कम से कम 25 बीजेपी के जिला अध्यक्षों ने, जो पूर्व और वर्तमान थे, बहुत से वरिष्ठ नेता, बहुत से सम्मानीय नेता, जिन्होंने कहा था तुमने शुरुआत कर दी है, बहुत अच्छा काम किया, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है।
और मैं जानता हूँ धर्मयुद्ध में भी कौरव संख्या बल में बहुत थे, पांडव कम थे, लेकिन उस टाइम पे भी कुछ लोग हमारे साथ मतलब कौरव पांडवों के साथ आए थे। मैं नहीं कह रहा कि मैं पांडव पक्ष का हूँ, मैं धर्म के साथ हूँ, लेकिन पिता के सम्मान के लिए किसी हद तक मुझे जाना पड़ा तो मैं जाऊंगा। जैसा मैंने कमलनाथ जी कहा, मुझे पदयात्रा करवाए। अभी हमारे पास बहुत से संदेश आ रहे हैं, खास करके पिताजी सहज रूप से, कभी जातिवाद को उन्होंने बढ़ावा दिया, लेकिन ब्राह्मणों के नेता रहे जी। तो ब्राह्मणों के बहुत से संदेश मेरे पास आए कि हाँ, हम चाहते हैं कि आप इस लड़ाई को मुखरता से लड़ो। तो सर, क्या आप कांग्रेस पार्टी की तरफ से अब ब्राह्मण नेता के तौर पर नहीं, मैं ब्राह्मण नेता, जैसे पिताजी ने कभी ब्राह्मण नेता बनने की कोशिश की, लेकिन मैं भी नहीं करना चाहता। लेकिन मैं शुरू से इनसे कहता आया, मेरे कुछ मामलों में खुले विचार थे। अब वो विचार जब समय आएगा तब मैं प्रदर्शित करने का प्रयास करूंगा। लेकिन आज की तारीख में मैं ये कह रहा हूं कि कहीं न कहीं वो निम्न मध्यम वर्ग जो है, वो क्या शिवराज जी की योजनाओं का लाभ ले सकता है? शिवराज जी जो भी योजनाएं बनाते हैं उनका ढकोसला होता है और बाद में वो टाई फिस हो जाती है। अच्छा सर, फाइनल क्वेश्चन मेरा आपसे है कि ये कौन सी गुगली है आपके पास, वो जो आप कह रहे थे कि मैं शिवराज सिंह जी की जो है गिल्ली उड़ा दूंगा? फाइनली थोड़ा सा देखिए, शिवराज जी अपने आप को बहुत साफ सुथरा प्रोजेक्ट करते हैं। जो शिवराज जी गांव से निकलकर एक गैरेज में लेकर पढ़ने आए, आज उनके बच्चे विदेश में पढ़े, और विदेश में पढ़ाना मतलब शिवराज जी खुद भारतीय शिक्षा पद्धति को चैलेंज कर रहे हैं। कह रहे हैं कि भाई भारत में पढ़ाई अच्छी नहीं होती, अमेरिका में पढ़ाई अच्छी होती। बच्चे से मिलने के लिए वो ग्लोबल समिट का बहाना करते हैं और वहां जाते हैं। दूसरा, मेरे पिताजी ने इतना सब होने के बाद मुझे महज 2 लाख रुपए दिए थे कि आप अपना काम करना, तो मेरे पास इतना पैसा है, और इस पैसों से मैंने 8 लाख रुपए एमपीएफसी से लोन लिया, 2 लाख रुपए लेकर एक छोटी सी फैक्ट्री लगाई। आज तक उस फैक्ट्री का विस्तार में नहीं कर पाया, लेकिन वो लोग जो ना कपड़े पहन सकते थे, ना खाना खा सकते थे, अब पता नहीं क्या क्या चीजें खोल रहे हैं जो टीवी के माध्यम से देखने में आती है। कई फार्म हाउस का दिखाया, कई फैक्ट्रियों का दिखाया। तो मुझे लगता है कि विचारधारा से लेकर हमने जो काम शुरुआत की थी, जो मेरे पिताजी ने की थी, जनसंघ के नेताओं ने की थी, उसको आज का नेतृत्व तो धूल दूषित कर रहा है। बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना, बड़े बड़े चैम्बरों में रहना, आम कार्यकर्ता से बहुत दूर जाना। तो मुझे लगता है कि आम कार्यकर्ता तक पहुंचने के लिए एक मुझे भी प्लेटफॉर्म चाहिए था। कांग्रेस जिसने देश को आजादी दिलाई, कांग्रेस जिसने इस देश को मजबूत बनाने का काम किया, चाहे इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री के रूप में ही, नेहरू जी के औद्योगिकरण को मान ले, या राजीव गांधी का दूरसंचार क्रांति मान ले, तो मुझे इनके साथ जुड़कर अपनी पिताओं की भावना के अनुरूप काम करते हुए इस समाज की सेवा करना चाहिए। इसलिए मैं इस पार्टी में आया। तो एक बात तो साफ है कि स्वर्गीय कैलाश जोशी और दीपक जोशी जी की जहां तक छवि का सवाल है, वो बिल्कुल साफ है। दीपक जोशी बड़े कड़े प्रहार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ऊपर कर रहे हैं, और यह अभी फिलहाल शुरुआत है, और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे ये प्रहार और तीखे होते जाएंगे। एमपी राउंड अप में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।